हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में करवा रही थी। तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, पिछले वीडियो मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच। आपको एक हैमर दिया गया है, बैटरी है, बल्ब है, वायर्स हैं एंड एक स्विच दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल दिए गए हैं, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम करें। देखिए, सबसे पहले हैमर वाला टेस्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मेटल्स मैलिएबल होती हैं। मेटल्स को जब पीटा जाता है हैमर से तो फैल करके थिन शीट में बदल जाती है, टूटती नहीं है। बट वही नॉन मेटल्स जो होती है ब्रिटल होती हैं, उनको अगर हैमर से हम पीटेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, तो हैमर वाला हम इस तरह से लिखेंगे कि ऑन हैमरिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स स्प्रेड इनटू थिन शीट्स वेयर एज नॉन मेटल्स विल ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। अभी बताया मैंने कि मेटल्स जो है थिन शीट में स्प्रेड हो जाएगी और नॉन मेटल्स ब्रेक डाउन हो जाएगी, पीसेस में टूट जाएगी। अब हमें बैटरी, बल्ब, वायर्स और स्विच भी दिया गया है, तो इसको भी हम यूज करेंगे मेटल और नॉन मेटल की पहचान करने में। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, देखो ऐसा एक apparatus हम बना लेंगे। ये बैटरी है, ये वायर दिया हुआ है और ये बल्ब है। तो यहाँ पे बल्ब हम कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे ए और बी क्लिप्स है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम बना देंगे। मेटल्स और नॉन मेटल जो टेस्ट करना है, तो उनके सैंपल 1 by 1 हम यहाँ क्लिप में फंसाएंगे। तो क्या होगा, मेटल के टाइम तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर यहाँ पे नॉन मेटल हम रखेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन के ए पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, तो ये सारी चीजें यूज करके हम टेस्ट करेंगे। उसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज इंसर्टेड 1 by 1 बिटवीन द क्लिप्स एंड स्विच इज टर्न्ड ऑन, और स्विच को हम ऑन कर देते हैं, द बल्ब विल ग्लो व्हेन द मेटल इज इंसर्टेड whereas bulb will not glow in case of non metal। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर हमें ये सारी चीजें दी हो और मेटल और नॉन मेटल टेस्ट करने के लिए बोला जाए तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बी है, क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non metals। हाँ, तो अभी जो हमने टेस्ट करे हैं, तो इन टेस्ट का यूजफुलनेस क्या है। सो इन माई ओपिनियन दिस सेकेंड मेथड सीम्स टू बी क्वाइट ऑथेंटिक इन डिफरेंशिएटिंग मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। हाँ मुझे, तो क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती हैं। दोज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इनका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो बस इसका आंसर हम इसी तरह से लिखेंगे, those oxides which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides। एग्जाम्पल है अल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, एंड जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मेटल्स के नाम बताओ जो कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस करती हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, और 2 ऐसी मेटल्स जो कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाती हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो देखो, ये तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वही डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, और जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करने के लिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए। तो इसका आंसर देखो, मैग्नीशियम एंड जिंक मैंने यहाँ पे दिया है, और भी आप सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी लिख सकते हो, क्योंकि वो सारे हाइड्रोजन के ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिए, समझ में आएगा। तो इसके आंसर में मैंने ये 2 मेटल्स लिए हैं, मैग्नीशियम एंड जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स वेयर एज कॉपर एंड सिल्वर विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ कॉपर और सिल्वर की जगह आप कॉपर एंड मरकरी भी कह सकते हो, कॉपर एंड गोल्ड भी कह सकते हो, सिल्वर एंड गोल्ड भी कह सकते हो, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो देखो, ये सारी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, तो इनमें से कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। लेकिन अब इसके बाद आता है कॉपर,
मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल है वही तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इसका आंसर मैग्नीशियम और जिंक एग्जाम्पल दे दिया है और इधर कॉपर एंड सिल्वर एग्जाम्पल दे दिया है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। किसी मेटल एम की जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें हम किसे एनोड बनाएंगे, किसे कैथोड बनाएंगे और क्या इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो जब मैंने मेटलर्जी पढ़ाई थी तो सारा आप लोगों को बताया था। फिर भी देखिए इसका आंसर इस तरह से होगा, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम द इम्प्योर मेटल एम इज मेड द एनोड। तो जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है तो उसी मेटल का इम्प्योर फॉर्म उसको हम बनाएंगे एनोड, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम इज मेड द कैथोड। और एक थिन स्ट्रिप प्योर मेटल की उसको कैथोड बना लेंगे। अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेंगे, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है। तो फॉर रिफाइनिंग कॉपर मेटल एनोड एंड कैथोड विल बी मेड ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट वुड बी एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर से बनेंगे। बस हमें ये देखना है कि इम्प्योर कॉपर क्या बनाएंगे और प्योर कॉपर स्ट्रिप को क्या बनाएंगे। तो एनोड और कैथोड दोनों ही उसी मेटल के ही बनेंगे। बस इम्प्योर और प्योर का ध्यान देना है कि इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप को कैथोड बनाते हैं, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, बताया था ना हमने, एक टैंक लेते हैं उसमें एनोड, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, तो ये इम्प्योर मेटल का होता है एनोड। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो जो इम्प्योर मेटल का एनोड बना है उससे प्योर मेटल इसी इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वही प्योर मेटल जाकर के फिर कैथोड पे जमा हो जाती है। इस तरह से हम प्योर मेटल को निकाल लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती हैं, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ नीचे आकर के डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो जो बताई हैं, तो आप वो वीडियोस देखें जिसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसी मेटल की हमें करनी हो तो इम्प्योर मेटल को हमें एनोड बनाना है और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप को कैथोड बनाना है, और इलेक्ट्रोलाइट होगा उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।